हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सियाचिन ग्लेशियर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पुलिकट लेक को लेकर के। तो पुलिकट लेक को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक हैं, इनके नेम आपको ध्यान में होने चाहिए। सबसे अगर हम नॉर्थ साइड से इनको व्यू करने की कोशिश करें तो सबसे ऊपर है चिलिका लेक जो उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है, फिर है कोलेरू लेक जो आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है, और फिर है पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है उन दोनों के बीच में स्प्रेड है। लेकिन इसका जो पुलिकट लेक का 96 पार्ट जो है 96% पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में स्प्रेड है। पुलिकट लेक और ये जो वाटर बॉडी है उसको आप सभी को पता है कि बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक बैरियर आइलैंड है जिसकी वजह से इन दोनों में सेपरेशन दिखाई देता है। जो पुलिकट लेक है यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, जिनका नेम है अरानी रिवर एंड कलंगी रिवर। यहाँ पर ये जो पुलिकट लेक है इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एक नेविगेशन चैनल डेवलप किया गया है जिसको बकिंगम कैनल के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए पुलिकट लेक को लेकर के। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, पुलिकट लेक जो है वो हमारे इंडिया में चिलिका लेक के बाद में सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक या फिर लेगून के रूप में लोकेटेड है। बेसिक फैक्ट्स हो गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी को पता है यूपीएससी में ज्योग्राफी में एक तो मैप बेस्ड क्वेश्चन या फिर किसी भी मैपिंग से रिलेटेड कोई भी एरिया है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तमिलनाडु स्टेट की विजिट पर, वहाँ पर उन्होंने 31,000 करोड़ की प्रोजेक्ट कुछ इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व करते हुए बहुत सारी जो स्कीम है उनका फाउंडेशन रखा। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स उन्होंने बात की। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में डीएमके पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट है वहाँ पर तमिलनाडु स्टेट में। स्टालिन जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको लेकर के कुछ डिस्कशन हुआ। यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि तमिलनाडु के सबसे नियरिंग अगर हम देखें तो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है जिसको आइलैंड नेशन के नाम से भी जानते हैं, श्रीलंका। वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वहाँ पर इकोनॉमिक सपोर्ट देने की हमने रेगुलर कोशिश की है। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा अगर हम बात करें तो फ्यूल, फूड, मेडिसिन और जो भी अदर एसेंशियल आइटम्स हैं इन सभी को हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। मतलब जो श्रीलंका है उसको असिस्टेंस देने की कोशिश की है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से पहले जो यहाँ के सीएम जो है तमिलनाडु के, उन्होंने एक आइलैंड एरिया को लेकर के, वो जो आइलैंड एरिया है जिसके बीच में काफ़ी टाइम पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच में कन्फ्लिक्ट भी था उस आइलैंड को लेकर के, जिसका नाम है कच्छातीवू आइलैंड। इसके बारे में जो वहाँ के सीएम हैं उन्होंने इस पॉइंट को रखा कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि श्रीलंका को जो आइलैंड हमने दिया था उसको हम दोबारा से लें, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। हालांकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस आइलैंड को लेकर के कोई भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दिया। ओके, इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की कि हम डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका में और इसमें इंडिया सपोर्ट करेगा। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए इस आर्टिकल में। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी टर्म जो है उससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। फिर ये जो हमने आइलैंड के बारे में डिस्कस किया, कच्छातीवू आइलैंड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इनको हम व्यू कर लेते हैं। सबसे पहले कच्छातीवू जो आइलैंड है उसको अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, वहाँ पर एक अनइनहेबिटेटेड आइलैंड के रूप में लोकेटेड है। ये कुछ जो कच्छातीवू आइलैंड जो है ये अगर हम इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखें तो 14th सेंचुरी में वोल्केनिक इरप्शन से इसका फॉर्मेशन हुआ था। और कुछ टाइम पहले
1970s के टाइम में इंडिया और श्रीलंका के बीच में इसको लेकर के इशू था, लेकिन बाद में श्रीलंका को ये एरिया सौंप दिया गया। अभी कुछ टाइम पहले हमारे इंडिया के कुछ फिशरमैन जो हैं उसको इस एरिया में श्रीलंका की जो नेवी है उन्होंने यहाँ पर काउंटर किया, जिसकी वजह से ये जो आइलैंड है वो पहले भी अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में था, और अभी तमिलनाडु ने इसको न्यूज़ में दोबारा से एक तरीके से न्यूज़ में कर दिया है। तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एरिया है वो न्यूज़ में है। ओके, तो आपको इसकी जो लोकेशन है, इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। कोई भी कंट्री जिसमें सिस्टम होता है, कंट्री को चलाने के लिए सिस्टम होना चाहिए, तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट होती है। अगर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन पीपल जो हैं वो इलेक्शन के थ्रू करते हैं तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जनता द्वारा किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को अगर हम देखें तो आप सभी को पता है डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? अगर डायरेक्टली जो पीपल हैं वो क्या करें, मतलब उनके हाथ में सारी की सारी पावर हो, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उनके इंपॉर्टेंट टूल है प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। इनके बेसिस पर डायरेक्टली वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज़ करते हुए वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करती है और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर रूल चलाती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे कि इंडिया, और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि देखो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है कि वहाँ पर जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि हम डायरेक्टली जनता से कोई भी चीज़ नहीं पूछ सकते, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, नहीं तो आप सिर्फ पूछते ही रह जाओगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे इंडिया में जो हमारी पॉपुलेशन है वो अपनी तरफ से वोट दे करके कुछ लोगों को इलेक्ट करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजती है और कुछ लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजती है, और वो लोग जो हैं जो इलेक्ट हुए हैं वो फिर गवर्नमेंट की जो भी विशेष हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर पीपल की जो भी विशेष हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और उनके अकॉर्डिंग कंट्री को चलाते हैं। तो ये जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। तो ये दोनों में हमने डिफरेंस देख लिया कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी हम जानते हैं, तो कुछ बेसिक जो डिफरेंस है वो हमने व्यू किया। ये जो आर्टिकल है इसमें एक टर्म और डिस्कस की गई है और वो टर्म है जाफना को लेकर के। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि श्रीलंका के विजिट पर जब हम गए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के विजिट पर पहली बार गए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, तो उन्होंने जाफना एरिया को भी कवर किया। ये जाफना एरिया क्या है? श्रीलंका के मैप को अगर आप व्यू करोगे तो यहाँ पर नर्दर्न पार्ट वाला जो रीजन है जिसको जाफना रीजन के नाम से जानते हैं, श्रीलंका में दो एक तरीके से आप वहाँ पर देखोगे कम्युनिटी, सिंगलीज और तमिल जो हैं वहाँ पर हैं। जो सिंगलीज जो वहाँ जो हैं श्रीलंका में वो मेजोरिटी में है और तमिल जो है माइनॉरिटी में है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो जाफना जो रीजन है श्रीलंका का, ये जो जाफना रीजन है वहाँ पर तमिल जो है वो मेजोरिटी में रहते हैं। ओके, इंडिया के पास वाला रीजन है और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक मेजर इशू भी है तमिल्स को लेकर के, तो इसको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जाफना भी उस टाइम भी न्यूज़ में था और दोबारा से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाफना को दोबारा से न्यूज़ में ला दिया है। तो ये तो हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में टेम्पल और मॉस्क्यू के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले हमने वाराणसी वाले इशू को डिस्कस किया था। अभी जो है वो मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि वाला जो रीजन है वहाँ पर कुछ मॉस्क्यू का फॉर्मेशन है, इसको लेकर के भी पिटीशन डाली गई है। तो मथुरा टेम्पल मॉस्क्यू जो इशू है उसको दोबारा से फ्रेश तरीके से एडमिट किया गया है जुडिशरी में और दोबारा से इस इशू को सुना जा रहा है। आप सभी को पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजन को लेकर के भी कुछ फ्रीडम देता है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से 28 के बीच में फ्रीडम दे रखी है आपको रिलीजन को लेकर के। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए जिसमें रिलीजन से रिलेटेड कि किसी भी रिलीजन को आपको फॉलो करना है, उसको प्रोफेस करना है, उसकी प्रैक्टिस को फॉलो करना है, ये आप रेगुलर कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ रिपोर्ट पब्लिश की है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनेस्को ने कुछ डाटा शो किए थे
यूनेस्को ने यहाँ पर एक ग्राफ शो किया, अदर कंट्रीज को लेकर के कुछ डाटा शो किए कि किस कंट्री में कौन सा एरिया, जैसे स्कूल, मार्केट वाला एरिया या फिर सब कुछ ओपन कितने दिनों में हुआ, इन सब को लेकर के कुछ डाटा पब्लिश हुए। तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट, इंडिया में 82 वीक्स के दौरान 82 वीक्स तक पेंडेमिक के दौरान जो स्कूल्स हैं वो बंद रही थी। यहाँ पर फिर नेपाल को लेकर के दे रखा है, जापान में सबसे कम जो है वो स्कूल कम टाइम के लिए बंद रही थी। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। अब यहाँ पर जो एडीबी है उन्होंने ये बोला है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो हमने यहाँ पर एक तरीके से बंद देखा, जो क्लोज देखा, चाहे आप स्कूल बंद रखी गई या फिर आपका जो अदर एरियाज़ हैं उनको लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, इसकी वजह से जो जीडीपी है वो इफेक्ट होगी। स्पेसिफिक यहाँ पर इंडिया को लेकर के टारगेट किया गया है, लेकिन ग्लोबली लेवल पर भी बताया गया है कि ग्लोबली लेवल पर भी अगर हम व्यू करें तो आने वाले टाइम में 2030 तक का यहाँ पर डाटा उन्होंने रखा है कि 2030 तक जो जीडीपी है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिलेगा। अब इंडिया के लिए बताया गया है कि 2023 में $10.5 बिलियन का हमें यहाँ पर डेंट देखने को मिलेगा। कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें 2030 तक $99 बिलियन का हिट देखने को मिलेगा। कितना है हमारे यहाँ पर रिडक्शन होगा, मतलब 3.19% तक का रिडक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अलग अलग टाइम के लिए, जैसे 2023 के लिए, 2026 के लिए और 2030 के लिए, इसको लेकर के क्या स्लो डाउन रहेगा इसके बारे में बताया गया है कि इंडिया जो है वो साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट जीडीपी डिक्लाइन इंडिया में देखने को मिलेगा और $98.84 बिलियन जो है वो 2030 तक यहाँ पर डिक्रीज होगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसमें बताया गया है कि आप सभी को पता है कोविड के टाइम में देखो जो एजुकेशन सेक्टर बंद रहा और उसका मेन रीज़न ये था कि स्कूल बंद हुई क्योंकि सब कुछ एरिया जो है बंद था। लेकिन अगर हमने अल्टरनेट भी ढूंढने की कोशिश की एजुकेशन के लिए कि ऑनलाइन एजुकेशन दे, लेकिन सभी के पास में ना नेट की अवेलेबिलिटी थी ना स्मार्टफोन अवेलेबल थे, मतलब एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा गैप आया है। और गैप आने से क्या होगा, जो स्किल्ड है, स्किल जो है बेसिस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी और काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी तो वो बाद में जा कर के एम्प्लॉयमेंट में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और अदर सेक्टर में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एडीबी। ओके, तो एडीबी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम व्यू कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। 19 दिसंबर 1966 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में और ये यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल ऑब्जर्वर है। कौन कौन इसका मेंबर हो सकता है एडीबी का, तो वो ये जो बैंक है इसके मेंबर हो सकते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के जो भी मेंबर हैं वो इस बैंक के मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, मतलब एशिया के इस एरिया में, पैसिफिक वाले एरिया में और एशिया वाले रीजन में, इसके अलावा अदर एरियाज़ में जो भी नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में 68 मेंबर हैं और 49 जो मेंबर हैं वो एशिया से आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर अखिलेश, आप सभी को पता है समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने आरएलडी चीफ कौन है प्रेजेंट टाइम में, चौधरी जैन सिंह, उनके साथ में मिलकर के डिस्कशन किया है कि आरएस राज्यसभा में जो कैंडिडेट जाएंगे, ओके, मतलब जो एक सेकंड, मतलब वहाँ की जो सीट हैं राज्यसभा के लिए जितनी सीट लोकेटेड हैं, अलॉट कर रखी हैं जो यूपी स्टेट है उसके लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया है, दोनों पार्टीज़ ने हम मिल करके जॉइंटली जो कैंडिडेट्स हैं उसमें अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको राज्यसभा में भेजेंगे। अब यहाँ पर राज्यसभा जो टर्म है उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले राज्यसभा को 1952 में कंस्टिट्यूट किया गया था। अच्छा, आपको क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि जो राज्यसभा टर्म है वो हम कब से यूज़ करने लगे हैं और उससे पहले राज्यसभा के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अच्छा, राज्यसभा की जो टर्म है वो 6 साल की होती है ना, गलत बात। राज्यसभा की टर्म 6 साल की नहीं होती। राज्यसभा के जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो जो हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी में इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके से मतलब एक स्पेसिफिक जो वर्ड बेसिस पर जो है वो आंसर, जो सेंटेंस है उसका क्या मीनिंग है वो ही चेंज हो जाता है। तो जब भी आप यूपीएससी, आप सभी को बताया अभी 5 जून को है, तो आप यूपीएससी पेपर देने जाओ तो जो भी हर स्टेटमेंट जो है उसको आपको अच्छे से रीड करना है।
आप सभी को पता है कि लोकसभा जो है हर 5 साल के बाद में डिसोल्व हो जाती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो डिसोल्व नहीं होती है, मतलब परमानेंट जो बॉडी है उसके रूप में लोकेटेड है राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म होती है 6 साल। हर 2 साल के बाद में अगर हम बात करें एवरी सेकेंड ईयर अगर हम बात करें तो एवरी थर्ड ईयर जो है वो इसको लेकर के नॉमिनेशन और फ्रेश सिलेक्शन जो है होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक बार कोई मेंबर बन गया राज्यसभा में तो री इलेक्शन होकर के दोबारा आ सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म होती है यहाँ के मेंबर्स को लेकर के, उसके बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई है। देखो, इस तरीके से पूछ लिया जाता है यूपीएससी में, क्या किया जाता है, जैसे राज्यसभा वर्ड दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन कौन से ये स्टेटमेंट है ये राज्यसभा से रिलेटेड है, तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट ये दे देंगे कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी टर्म 6 साल होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है, तो एक गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया हुआ है, ये पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि उनकी टर्म, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म कितनी होंगी। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरपीए एक्ट 1951 जो है वो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म 6 साल होगी, ये बात डिसाइड करता है, उसमें ये बात दी हुई है। तो ये राज्यसभा से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ देखिए, 2011 के टाइम में हमारे इंडिया में कुछ गेम्स हुए थे। यहाँ पर देखिए 2011 में रांची में 34 नेशनल गेम्स हेल्ड हुए थे, उनको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो उसको लेकर के सीबीआई ने कि ये जो गेम हुए इनमें कुछ करप्शन हुआ था, इसको लेकर के सीबीआई ने उन गेम्स की जांच करने के लिए, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए अपनी एक टीम बनाई है। तो सीबीआई ने झारखंड, बिहार और दिल्ली में क्या क्या कनेक्शन है, क्या क्या इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली थी उन इलेक्शन में, उन सभी को लेकर के अपनी जो इंस्पेक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो अभी राज्यसभा को लेकर के बाई इलेक्शन होने वाले, लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के जो लोकसभा और स्टेट असेंबली है उसको लेकर के बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जो राज्यसभा है उसके लिए भी कुछ इलेक्शन होने वाले हैं। तो इन सभी को इफेक्ट करने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो कंडक्ट हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पर एलिगेशन लगाया गया है। आप सभी को पता है कि कुछ सीट्स जो हैं, जैसे कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से सीट वैकेंट हो गई, या किसी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, कोई एमएलए से एमपी बन गया तो अपना रेजिग्नेशन दे दिया, किसी को डिसक्वालीफाइड कर दिया, इसकी वजह से अगर कोई जो सीट है वो खाली हो जाती है तो उस पर बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है ये जो सीबीआई जो टर्म है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीबीआई को हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सीबीआई। देखो, सीबीआई जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम करती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2013 का जो लोकपाल एक्ट है उसमें डिसाइड किया गया कि सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो एक कमेटी के थ्रू बनेगा, और उस कमेटी में कौन कौन होंगे, वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी और उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो सीबीआई डायरेक्टर है उसको अपॉइंट किया जाएगा। इस कमेटी की अगर हम बात करें तो इस कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, इसके अलावा चीफ जस्टिस मतलब हमारे सीजीआई होंगे, या फिर सीजीआई के द्वारा किसी पर्सन को, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नॉमिनेट किया गया हो। ये मेंबर जो हैं वो मिल करके कमेटी में रिकमेंडेशन देंगे और फिर सीबीआई के डायरेक्टर को बनाया जाएगा। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सीबीआई को ऑथराइज कर सकती है कि आप कोई भी क्राइम जो है वो किसी उसमें, उस क्राइम में अगर किसी स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट है तो आप जो है उस क्राइम को जांच कीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें उस स्टेट की जो कंसेंट है वो लेना जरूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो सीबीआई को ये बोले कि ये जो क्राइम है जिसमें कुछ स्टेट भी इन्वॉल्वमेंट है तो इसकी आप जांच कीजिए, तो उस टाइम पे जो उस स्टेट की जो कंसेंट है वो लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, उस स्टेट की विदाउट कंसेंट भी उस क्राइम को लेकर के इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पॉलिटी में जहाँ भी आपको देखने को मिले वो फैक्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए।
तो ये तो हमने द हिंदू का जो फ्रंट पेज है उसको कंप्लीट डिस्कस किया है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 पर, साउथ पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल रिलेटेड है ना, उसमें देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है वो केरला का जो कसार गोडवाला जो रीजन है वहाँ पर एक भगवती टेम्पल है, और उस भगवती टेम्पल में एक पॉन्ड बना रखा है। उस टेम्पल के अंदर कुछ ज़मीन आती होगी, कुछ लैंड आती होगी, वहाँ पर एक पॉन्ड बना रखा है, और उस पॉन्ड में जो टॉर्टोइज हैं उनकी बहुत सारी स्पीसीज़ को यहाँ पर सिक्योर किया गया है। लोग यहाँ पर इस पॉन्ड को इस तरीके से डेवलप कर रखा है कि जो स्टेयर्स हैं वो यहाँ पर फॉर्मेशन कर रखी है जो टेम्पल कमेटी है उन्होंने, और स्टेयर्स के थ्रू जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के जो राइस हैं वो डालते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये जो टेम्पल है, इसको लेकर के आप बता सकते हो कि हमारी सोसाइटी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी जो भी स्पीसीज हैं उन सभी को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। ये एग्जाम्पल जो है केरला का जो टेम्पल का नेम है वो आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए। बार बार आप क्वेश्चन पूछते हो कि हम द हिंदू को किस तरीके से पढ़ें, इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं वो आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए, और पता तब चलेगा जब आपके सिलेबस याद होगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस एग्जाम्पल का आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। ओके, इम्पोर्टेंट एग्जाम है, आपके एग्जाम्पल है, जो भी आपके नोट्स हैं उसमें आप इसको राइट डाउन कर सकते हो कि हमारी सोसाइटी जो है, या फिर अगर हम देखें तो हमारी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इसका आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख सकते हो ना, कि ये जो भी चीज़ें हैं इनकी वजह से क्या क्या सोसाइटी में चेंज देखने को मिल रही है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ स्पीसीज जो हैं टोर्टोइज की वो एंडेंजर्ड कैटेगरी की भी हैं, मतलब उनको भी यहाँ पर सेव किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी क्वेड की मीटिंग हुई। क्वेड की मीटिंग में अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के डिस्कशन हुआ, लेकिन यहाँ पर यूएस और जापान ने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि रशिया को ये इन्वेजन नहीं करना चाहिए था। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम बने हैं, उन्होंने इसको लेकर के अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। हालांकि चाइना को लेकर के जब बात हुई तब चारों ने अपनी बात जो है वो एक पॉइंट पर क्लियर की। अब यहाँ पर बात आती है कि देखो जो क्वेड ग्रुप है वो इकोनॉमिक अलायंसेस को और जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको डेवलप करने में, उसको रीसेप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि फ्रेंडशिप जो बनी हुई है क्वेड ग्रुप इनिशिएटिव के थ्रू उसको मेंटेन किया जाए, और जो भी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं उन सभी को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर देखिए पेज नंबर 9 पर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखो कुछ डाटा दे रखे हैं, और इन डाटाज में ये बता रखा है कि किस तरीके से जो एडिबल ऑयल्स हैं उनके प्राइजेस किस तरीके से इंक्रीज हो गए हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है वो क्रूड सोयाबीन एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल का किया जाएगा। ओके, एक मिनट। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है वो इतना किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सनफ्लावर ऑयल है वो इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो पाम ऑयल जो है वो इंडोनेशिया के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो इफेक्ट हो रहा है। तो इन सभी को काउंटर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी आपने देखा कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस जो है उसमें पेरारीवलन जो है उसको उन्होंने अपने आप को पार्डनिंग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन गवर्नर ने उनको जो भी उनकी पार्डनिंग पावर है उनके बेसिस पर उनका अप्रूवल नहीं किया। फिर उन्होंने जो गवर्नर जो है उन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि जो पार्डनिंग पावर है वो किस तरीके से वर्क करती है, इसी के बारे में यहाँ पर क्लियर कर रखा है। देखो हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पार्डनिंग पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके पास में भी है, और जो पार्डनिंग पावर है वो हमारे गवर्नर के पास में भी है। आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट के पास है, आर्टिकल 161 के अंडर गवर्नर के पास में है। प्रेसिडेंट किस किस को पार्डनिंग दे सकता है? प्रेसिडेंट जो है अगर किसी पर्सन ने सेंट्रल जो लॉज हैं उनका वायलेशन किया हो। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने अगर
कोर्ट मार्शल के बेसिस पर उनको पनिशमेंट मिली है तो उनको पार्डनिंग दी जा सकती है। डेथ सेंटेंस मिली हुई हो किसी पर्सन को तो उसको पार्डनिंग दे सकते हैं प्रेसिडेंट। इसके अलावा कम्यूट भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं उनके पनिशमेंट को। गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर ये कर सकता है कि जो कोर्ट मार्शल को थ्रू अगर उनको पनिशमेंट मिली है तो उसमें गवर्नर कोई भी क्या नहीं दे सकता, अपना आदेश नहीं दे सकता। लेकिन डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है गवर्नर, पार्डनिंग उसमें नहीं दे सकता है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक बात कर लेते हैं कि व्हाट इज पार्डनिंग। देखो इसमें 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है पार्डनिंग। पार्डनिंग का मतलब होता है कि आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, मतलब आपने जो किया सबको नलीफाई कर दिया गया। दूसरी बात होती है कम्यूट। कम्यूट में क्या होता है? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कहीं जाना, मतलब पहले किसी पर्सन को हैंगिंग किया जा रहा था, मतलब उसको डेथ पनिशमेंट दी जा रही थी, लेकिन अब उसका चेंज कर दिया गया है। अब उसको कहीं और ले जा करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या दे दिया गया है? सज़ा दे दी गई है। मतलब पहले आपके पास जो सज़ा आपको दी गई थी उसको चेंज करके उसका अदर फॉर्म रख दिया गया है। तीसरी बात होती है रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या होता है? PITE। इस टर्म को आप रिलेट करके पाइट को पिटी से आप रिलेट कर सकते हो कि कुछ कंडीशन ऐसी है जिसके बेसिस पर पिटी यहाँ पर शो की गई है। मान लो कोई जो प्रेग्नेंट वीमन है या कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उस पर दया दिखाई गई है, और इस रेस्पाइट में क्या किया गया है कि मान लो उसको 5 साल की सज़ा मिलनी थी लेकिन उसको कुछ कम टाइम की सज़ा दे दी गई है। ये होता है रेस्पाइट। अब है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है जिससे कि रेमिटेंस, जैसे अदर कंट्री से कोई पर्सन जो है वो हमारे यहाँ पर, जैसे कि एक पर्सन पहले इंडिया में रहता था, यहाँ उसकी जो मदर है वो उसको अफोर्ड करती थी, उससे सारे खर्चे उठाती थी, फिर वो पर्सन चला गया फॉरेन कंट्री में, वहाँ जा कर के कमाने लग गया, वहाँ से अपनी मदर को पैसे भेजता है, रेगुलर पैसे भेजता है लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा, किसी महीने में कम भेज रहा है, किसी का महीने में ज़्यादा भेज रहा है। तो रेमिशन का मतलब क्या हुआ कि मतलब सज़ा तो है लेकिन उसकी सज़ा को क्या कर दिया? कम कर दिया। मान लो पहले 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आपको मिली हुई थी किसी पर्सन को, और उसको घटा करके कर दिया 2 साल की, तो ये होता है रेमिशन। अब बात आती है रिप्रीव की। रिप्रीव में क्या होता है? रिप्रीव को आप यहाँ पर व्यू कीजिए। देखो ये जो टर्म है ना, इसके थ्रू आपको याद रखना है। ईव से आप इसको रिलेट कर लो इवनिंग, मतलब कोई पर्सन है उसको नेक्स्ट डे जो है डेथ पनिशमेंट मिलना वाला है, तो उसको वो जो है शाम के टाइम जा कर के जुडिशरी को जो गेट है उसको खटखटा रहा है कि मुझे कुछ टाइम दीजिए ताकि मैं पार्डनिंग पावर के लिए अप्लाई कर सकूं या फिर कम्यूटेशन के लिए मुझे टाइम दिया जाए। ओके, तो ये होता है कि कुछ टाइम के लिए जो भी पनिशमेंट मिला हुआ है उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए ताकि पर्सन जो है वो अपने आप को पार्डनिंग के लिए अप्लाई कर पाए। तो ये कुछ हमने पार्डनिंग पावर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है। देखो इस आर्टिकल में सबसे पहले तो कोविड की वजह से कौन कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ है। कोविड की वजह से आप सभी को पता है, हमने फ्रंट पेज पर भी डिस्कस किया। यहाँ पर चिप शॉर्टेज के बारे में बताया गया है कि चिप की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है कोविड की वजह से। जब सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ तो जब इस तरीके के जो गैजेट्स हैं उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ी, और चिप शॉर्टेज क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद रही, जिसकी वजह से ओवरऑल जो चिप शॉर्टेज है वो क्लियर हुआ। और जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी चिप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी की वजह से प्रेजेंट टाइम में जो व्हीकल की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन व्हीकल की जो डिलीवरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रही है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि चिप की जो शॉर्टेज है, रशिया यूक्रेन प्रेजेंट टाइम में जो इशू चल रहा है उसकी वजह से भी ये जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है वो देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए? जो भी रॉ मटेरियल है उसके लिए फोकस किया जाना चाहिए अदर कंट्रीज़ में। इसका जो डेवलपमेंट एरियाज़ है वहाँ पर उसको भी अदर कंट्रीज़ में एस्टेब्लिश किया जाए ताकि इस तरीके के इशू जो हैं फ्यूचर में दोबारा क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। अभी हमारे इंडिया के मिनिस्टर जो हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की विजिट पर गए, वहाँ पर उन्होंने इंडिया का स्टैंड रखा कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है, और आने वाले टाइम में इंडिया रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है। व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, और जिसमें रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ किया जाता है, एनर्जी के रूप में रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ किया, जैसे कि सोलर, विंड, हाइडल पावर। इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। अभी 20 अप्रैल को इंडिया ने
500 गीगावाट इंडिया ने टारगेट लिया है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करेंगे। इसमें से कुछ फ्यूल सेक्टर जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से भी कंप्लीट करेंगे। तो 99.99% तक का प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है वो ईस्टर्न आसाम का जो दुलियाजन एरिया है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो, और जो स्टोर्ड हाइड्रोजन है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग फ्यूल सेल्स को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, तो एक कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, हाईली कंबस्टिबल गैसियस सब्सटेंस होती है। हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। बट एक कलर, ये ग्रीन जो है वो वर्ड क्यों किया गया है? ग्रीन का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट जिस तरीके से की जाएगी उसमें ग्रीन हाउस का जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होएगा। ओके, जब इसको जलाया जाएगा तो ग्रीन हाउस का जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कम होएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउसेस गैसेस की अगर हम बात करें तो उसमें है CO2, मीथेन और N2O। देखो जो NO और NO2 जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, लेकिन NO3 जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता है। अब यहाँ पर जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके बारे में बताया गया है कि हाइड्रोजन जो है उसके अलग टाइप भी हैं, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। इनको जनरेट किस तरीके से किया जा रहा है? अगर उसमें कोल का यूज़ किया जा रहा है, गैस का यूज़ किया जा रहा है तो ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन होता है। अगर एमिशन जो है वो खुले एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है तो ग्रे हाइड्रोजन। लेकिन जो भी एटमॉस्फेयर, जो भी एमिशन है अगर हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में निकलने से तो उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन दोनों में जो ऑब्जेक्ट है कोल या फिर गैस, ये सेम यूज़ किया जाता है उसके फॉर्मेशन में। तो इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को क्यों परस्यू कर रहा है? इंडिया ने 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ टारगेट फिक्स किए गए थे, INDC, मतलब हर कंट्री ने अपने कुछ नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स जो हैं वो सेट किए थे। इंडिया ने भी सेट किए थे, 3 टारगेट इंडिया ने सेट किए थे। इंडिया ने बोला कि जो हमारा कार्बन सिंक है उसको इंक्रीज करेंगे, मतलब फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे 2.5 टू 3 बिलियन जो है टन जो है वो कार्बन सिंक इंक्रीज करेंगे, मतलब फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करेंगे। दूसरा इंडिया ने बोला कि 2005 के बेसिस पर हम 33 से 35% तक हमारा जो एमिशन है उसको कम करेंगे। तीसरा जो है वो इंडिया ने ये डिसाइड किया कि 2030 तक हम अभी तक जितनी भी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसमें से नॉन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हुए 40% तक जो एनर्जी है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जनरेट करेंगे। ओके, तो ये कुछ टारगेट्स इंडिया ने भी सेट किए थे। तो वो जो टारगेट है वो हमने क्यों लिए थे? क्योंकि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए टारगेट डिसाइड किए गए थे। अब 2021 का जो ग्लासगो COP मीटिंग हुई है ग्लासगो में, उसमें भी इंडिया ने डिसाइड किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन करेंगे। तो इन सारे टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर। अभी हमने 1-2 दिन पहले डिस्कस किया था कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात रखी आर्टिकल 21 के अंदर। कुछ लोग जो हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जैसे कि दरबार महिला समन्वय कमेटी, उषा कोऑपरेटिव, ये सब जो हैं वो सेक्स वर्कर्स के जो राइटर्स हैं उनके लिए राइट्स जो हैं उनके लिए काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि देखो जो इनके राइट्स हैं वो सेव किए जाएं एज ए पर्सन, मतलब आप एक ह्यूमन हो, उसके बेसिस पर आपके कुछ राइट्स हैं। और आर्टिकल 21 जो है इंडिया में एक फंडामेंटल राइट है जो आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जो अवेल करवाने की कोशिश करता है। तो उस राइट को सिक्योर करने की यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश करे। और गवर्नमेंट कोशिश किस तरीके से करेगी? गवर्नमेंट कोशिश इस तरीके से करेगी कि उनको रिकॉग्निशन दे। अगर कोई अपनी कंसेंट के साथ में वर्क कर रहा है तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ना लगाए जाएं। हालांकि ब्रोथल चलाना गलत है, लेकिन कंसेंट के साथ इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसको क्रिमिनल चार्जेस ना अप्लाई करके उनके जो आर्टिकल 21 के तहत जो राइट हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके ऊपर लेकर के क्या पॉइंट्स जो हैं
किस तरीके से उसमें उसको सुना गया, इसको लेकर यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। तो जो सेक्स वर्क जो है उसको रिकॉग्निशन नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने, प्रोफेशन के रूप में उसको रिकॉग्निशन नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको आप एक ह्यूमन, उनकी भी एक डिग्निफाइड लाइफ को एश्योर करने की कोशिश करो, ये बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, तो मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो करने की कोशिश ना की जाए। तो ये बेसिक फैक्ट्स है। आर्टिकल 21 आप सभी को पता है, या फिर आर्टिकल 21 के भी अलावा अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेवियर पॉइंट जो है वो जुडिशरी देती है। जुडिशरी जो है वो सिक्योर करने की कोशिश करती है, जो पॉइंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रूरल वर्कर्स को लेकर के है, मनरेगा स्कीम को लेकर के। मनरेगा स्कीम क्यों चलाई गई थी कि हर एरिया में जो लोग हैं जिनके पास में स्किल नहीं है, मतलब अनस्किल जो वर्कर्स हैं, उनको कुछ टाइम की गवर्नमेंट जो है अश्योर करे कि हम हर साल जो है इतने वीक के लिए, इतने डेज के लिए आपको काम देंगे। अब मनरेगा में क्या किया जा रहा है, ऐप बेस्ड अटेंडेंस रेगुलर की जा रही है। पहले ये क्या था, कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है कि सबसे पहले तो जैसे ही बहुत सारे हमारे वर्कर्स हैं, वीमेन वर्कर बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास में स्मार्टफोन ही नहीं है, ऐप ही नहीं है। स्मार्टफोन नहीं होगा तो ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे तो आप अपनी प्रेजेंस नहीं दे पाओगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही पता चला कि इस तरीके से अटेंडेंस होगी तो बहुत सारी वीमेन वर्कर जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। इसके अलावा नेट का हमारे यहाँ पर इंडिया में इशू रहता है, तो जो भी आपकी अप टू डेट जो होना चाहिए ऐप पर वो हो ही नहीं पाएगा। इससे जो है वो आपका प्रोसीजर है वो गड़बड़ाएगा, आपकी जो इश्यूज हैं वो क्रिएट होंगे। यहाँ पर बोला गया है कि टाइम टू टाइम, जैसे कि मनरेगा में ये स्टार्ट किया गया है कि टाइम बाउंड के आधार पर जो कुछ वर्क जो है उसको किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम बाउंड जो फॉर्मेशन है वर्क का, उसको लेकर के बताया गया है कि जो रियलिटी टाइम जो अपलोड होना है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इशू आएगा। तो इसको लेकर के जो वर्कर्स हैं, जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की गवर्नमेंट कोशिश करे। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो है फॉरेन पेज पर है, और इसमें जो बताया गया है कि देखो श्रीलंका में जो इशू है उसको लेकर के इंडिया और जापान ने डिसाइड किया है कि हम दोनों कंट्री मिलकर के वहाँ के जो इशू हैं उनको टुगेदर दोनों कंट्री मिलकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चाइना को किस तरीके से काउंटर करना है, इसके लिए यूएस जो है वो अपनी कुछ पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से रशिया ने इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर, और बीजिंग जो है वो वहाँ पर एक ब्रॉडर कोएलिशन करने की कोशिश कर रहा है, इनके बेसिस पर चाइना को काउंटर करने की कोशिश की जानी चाहिए। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।